हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने में हमें थोड़ा टाइम लग गया, बट आज इस वीडियो के अंदर हम साल्ट अफेक्टेड सोइल्स को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने देखा कि जो आपके सोल्ट अफेक्टेड सोइल्स हैं, उन सोल्ट अफेक्टेड सोइल्स के टाइप्स कितने हैं, क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आज हम इसमें देखेंगे कि उनका कितना एरिया है, कितने एरिया में उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन से स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा सोल्ट अफेक्टेड सोइल्स हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। सोल्ट अफेक्टेड सोइल की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारे पास आती हैं सलाइन सोइल्स। सलाइन सोइल्स के एरिया के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो हमारा सलाइन सोइल्स का एरिया है वो आता है गुजरात के अंदर। गुजरात के बाद में सेकंड नंबर पे हमारी जो सलाइन सोइल्स हैं वो हैं राजस्थान में, एंड थर्ड नंबर पे हाईएस्ट जो सलाइन, अगर हम मैप में इनमें देखते हैं तो सबसे ज़्यादा सलाइन सोइल की मैं बात करूं तो ये गुजरात वाला एरिया है, इसमें सबसे ज़्यादा सलाइन सोइल्स हैं। गुजरात, महाराष्ट्र और आपका ये राजस्थान, ये वाला जो बेल्ट है इसमें सबसे ज़्यादा सलाइन सोइल्स हैं। एल्कली सोइल यानी एल्कलाइन सोइल्स की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा एल्कली सोइल आपके उत्तर प्रदेश वाले एरिया में एल्कली सोइल है, फिर गुजरात में है और उसके बाद में महाराष्ट्र में। वहीं अगर अपन कोस्टल सलाइन सोइल्स की बात करें तो कोस्टल सलाइन सोइल्स में सबसे ज़्यादा एरिया कोस्टल रीजन के पास गुजरात है, गुजरात का आता है, वेस्ट बंगाल वाला एरिया आता है और एक एरिया आता है हमारे पास में उड़ीसा का, ये वाला रीजन। इनमें सबसे ज़्यादा कोस्टल सलाइन सोइल्स प्रेजेंट है। तो ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोस्टल सलाइन सोइल्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो सोल्ट अफेक्टेड सोइल्स बनती हैं, ये बनती कैसे हैं। इनके पीछे बनने का रीज़न है कि इसमें सोल्यूबल सोल्ट आके डिपॉजिट हो जाते हैं, उसके कारण आपकी क्या बनेंगी, उसके कारण आपकी सोल्ट अफेक्टेड सोइल्स बनती हैं। अब सोल्ट अफेक्टेड सोइल्स हैं, उन सोल्ट अफेक्टेड सोइल के लिए सोल्यूबल सोल्ट आता कहाँ से है, जिसकी वजह से सोल्ट अफेक्टेड सोइल का फॉर्मेशन होता है। तो उसका पहला रीज़न तो ये है पेरेंट मटेरियल। अगर आपका पेरेंट मटेरियल या रॉक्स जो मिनरल्स हैं वो सोल्यूबल सोल्ट कैरी करते हैं या उनमें सोल्यूबल सोल्ट का डिपोजिशन है, तो वो उनसे जो सोइल का फॉर्मेशन होगा वो आपका होगा साल्ट अफेक्टेड सोइल। फॉर एग्जांपल ऐसी रॉक्स जिनमें हैलाइट्स मिनरल सबसे ज़्यादा है, हैलाइट्स यानी सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा है, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2s2, डोलामाइट वाली इस टाइप की जो रॉक्स हैं उनसे जो सोइल का फॉर्मेशन होगा उसमें सोल्ट अफेक्टेड सोइल का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड है आपका है वो है एरिड एंड द सेमी एरिड क्लाइमेट। एरिड एंड द सेमी एरिड क्लाइमेट की जब हम बात करते हैं तो इस कंडीशन में क्या है, आपका रेनफॉल कम होता है। रेनफॉल कम होने के कारण जो लीचिंग होना चाहिए सोल्ट का वो लीच डाउन नहीं हो पाते हैं और इवापोरेशन जो है वो हाई हो जाता है, और उस इवापोरेशन की वजह से क्या होगा, वाटर के साथ में जो सोल्ट हैं वो सोइल सरफेस में ऊपर की साइड आ जाएंगे और आने के बाद में सारे के सारे सोल्ट सरफेस पे आ गए। अब इवापोरेशन होगा तो वाटर तो एटमॉस्फेयर में ऊपर चला जाएगा और जो आपके जो सोल्ट हैं वो कहाँ, सरफेस के ऊपर ही रह जाएंगे। उसकी वजह से आपकी सोल्ट अफेक्टेड सोइल बन जाती हैं। तो नेक्स्ट हो गया आपका क्लाइमेट, जिसमें आता है एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट। थर्ड है ग्राउंड वाटर। अगर आपका ग्राउंड वाटर सलाइन है या उसमें सोल्ट का कंसंट्रेशन हाई है और ऐसा वाटर जब सरफेस पे आएगा और इवापोरेशन होगा तो वो भी सोल्ट को क्या करेगा, सोइल के सरफेस के ऊपर छोड़ देगा, जिसके कारण आपकी सोल्ट अफेक्टेड सोइल्स बन जाती हैं। फोर्थ इसका जो रीजन है वह है ओशन या ओशन एंड द सी वाटर। ओशन एंड सी वाटर की बात करें तो उसमें सोडियम क्लोराइड हाईएस्ट होता है। 85.6% आपका सोडियम क्लोराइड आपके सी एंड ओशन वाटर में मिलता है। उसकी वजह से क्या होगा कि उसके आसपास के एरिया की जो भी सोइल होंगी वो सोल्ट अफेक्टेड सोइल में कन्वर्ट हो जाएंगी, क्योंकि जो आपका ओशन एंड सी वाटर है उसमें 42 × 10⁻15 टन डिजोल्व सोल्ट मिलता है। फिर नेक्स्ट है आपका इरिगेशन वाटर। इरिगेशन वाटर में अगर सोल्ट का कंसंट्रेशन हाई है और ऐसे वाटर को एज ए इरिगेशन के तरह आप यूज़ में ले रहे हो तो उससे भी आपकी सोल्ट अफेक्टेड सोइल बनती हैं। फिर है सोल्ट ब्लो बाय द विंड। ये स्पेशल कंडीशन है, ड्राई क्लाइमेट है वहाँ पे होगी, स्पेशली इन द राजस्थान जहाँ पे एरिड एंड द सेमी एरिड क्लाइमेट पाई जाती है। यहाँ पे क्या है, जो एयर ब्लो होती है उसके साथ में सोल्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं
एक जगह से लेके दूसरी जगह पे जाके फिर ये डिपॉजिट हो जाएंगे, उसके कारण सोल्ट अफेक्टेड सोइल का फॉर्मेशन हो जाता है। सेवंथ जो रीजन है वो है आपका एक्सेसिव यूज ऑफ बेसिक फर्टिलाइजर। बेसिक नेचर के फर्टिलाइजर, फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए सोडियम नाइट्रेट। तो एज ए नाइट्रोजन सोर्स के तौर पर अगर आप सोडियम नाइट्रेट सोइल में डाल रहे हैं, हायर क्वांटिटी में कंटिन्यू डाल रहे हैं, तो उसकी वजह से आपकी सोइल में क्या होगा, सोल्यूबल सोल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और उससे आपकी सोइल क्या बन जाएगी, सोल्ट अफेक्टेड सोइल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये 7 रीजन है जिसके कारण आपका सोल्यूबल जो सोल्ट है वो सोइल में आ जाता है और उससे फिर आपकी सोल्ट अफेक्टेड सोइल का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है फॉर्मेशन ऑफ साल्ट अफेक्टेड सोइल, मीन्स जो आपकी सलाइन सोइल बनेगी, जो आपकी अल्कलाइन सोइल बनेगी, वो जो भी सोइल बनती है तो उसमें एक प्रोसेस लगती है। उस पर्टिकुलर प्रोसेस को आप क्या नाम दोगे और वो प्रोसेस सोइल में कैसे होती है जिसके कारण आपकी सोल्ट अफेक्टेड सोइल बनती है, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन सलाइन सोइल्स के बारे में। तो जो आपकी जो सलाइन सोइल्स है, सलाइन सोइल की जो फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको अपन बोलते हैं सेलेनाइजेशन। सेलेनाइजेशन प्रोसेस में क्या होगा, आपकी जितने भी सोल्यूबल सोल्ट हैं उनका डिपोजिशन हो जाएगा सोइल के सरफेस के ऊपर, वो प्रोसेस कहलाती है सेलेनाइजेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि आपका जो सोल्ट है उसका लीचिंग तो कम होता है और इवोपोरेशन ज़्यादा होता है, उसके कारण जो भी सोल्ट हैं वो सरफेस में आ जाएंगे। सेकेंड जो रीजन है वो है आपका रेस्ट्रिकेटेड ड्रेनेज, यानी कि पुअर ड्रेनेज। अगर आपके फार्म फील्ड के ऊपर ड्रेनेज फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो वाटर टेबल बढ़ेगी, और वाटर टेबल बढ़ेगी तो उसके कारण हाई ग्राउंड वाटर टेबल के कारण सारे सोल्ट वाटर के साथ में क्या सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट होकर के सरफेस पे आ जाएंगे, और सरफेस में आने के बाद में सरफेस पे उनका डिपोजिशन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या है, सोल्ट अफेक्टेड सोइल का फॉर्मेशन हो जाता है। सेकेंड जो सोइल है हमारी वो आती है एल्कली या सोडिक सोइल्स। एल्कली सोइल या सोडिक सोइल जो होती हैं आपकी, उसकी बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्कलाइजेशन। एल्कलाइजेशन जो प्रोसेस है उसमें क्या होगा कि जो सोडियम आयंस हैं आपके, स्पेशली सोडियम कार्बोनेट एंड द बायोकार्बोनेट है, इनका डिपोजिशन सोइल में हो जाता है, इनका कंसंट्रेशन हाई हो जाता है। क्ले सरफेस पे सोडियम आयंस का अब्जॉर्प्शन हाई हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, आपकी सोडिक या एल्कली सोइल बनती है, और ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, एल्कलाइजेशन। इसमें क्या है, देखिए आपका क्ले सरफेस है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब इस पे कैल्शियम आयंस डोमिनेंट है, सोडियम आयंस आपके सॉल्यूशन फॉर्म में है। जैसे ही सोडियम आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो आपका जो क्ले का सरफेस है उस पर सोडियम आयंस आकर के अब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। एक्सचेंजेबल फॉर्म में क्ले के ऊपर सोडियम आ जाएगा, और जो कैल्शियम था क्ले के सरफेस पे वो उसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। अब ये कैल्शियम क्या करेगा, सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, या तो ये सल्फर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम सल्फेट बना लेगा, कार्बोनेट के साथ में या CO2 के साथ में रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, या फिर वो मैग्नीशियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होकर के सोल्यूबल फॉर्म में बन करके लिस डाउन हो जाएगा, जिसके कारण आपकी या सोडिक सोइल बनेंगी, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एल्कलाइजेशन। एल्कलाइजेशन जो प्रोसेस है उसकी रिवर्स जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोला जाता है, सोलोडाइजेशन। सोलोडाइजेशन में क्या है, रिमूवल ऑफ द सोडियम आयंस, सोलोडाइजेशन प्रोसेस कहलाती है। फिर थर्ड टाइप की अपनी सोइल थी सलाइन एंड एल्कली सोइल। सलाइन और एल्कली सोइल का मिक्सअप होता है और इनको सलाइन या सोडिक सोइल कहा जाता है। इसमें क्या होगा, आपका सेलिनाइजेशन एंड द एल्कलाइजेशन जो प्रोसेस है एक साथ चलती है, और उसके कारण आपकी सलाइन एल्कली सोइल बनेगी। इस प्रोसेस में भी क्या है, क्ले के सरफेस पे सोडियम आयंस है, जब इसमें वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा, क्ले सरफेस पे सोडियम आयंस तो थे, उनमें से एक मॉलिक्यूल सोडियम आयन वाटर के साथ में रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। अब सोइल में CO2 है, वो CO2 सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगी और सोडियम बायोकार्बोनेट बना लेगी। अब ये सोडियम बायोकार्बोनेट क्या करेगा, आपका डाया सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा और क्या करेगा, उसकी वजह से एल्कली सोइल बना लेगा। एल्कली सोइल के फॉर्मेशन के पीछे रीजन ही क्या है, आपके सोडियम के कार्बोनेट एंड बायोकार्बोनेट, और अल्टीमेटली यहाँ क्या बन रहा है, सोडियम का कार्बोनेट बन रहा है, तो फिर से क्या बन जाएगा, आपका एल्कली सोइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव लीचिंग होने लग जाए तो आपकी स्ट्रॉन्गली एल्कली सोइल बनेंगी। नेक्स्ट बात करें तो वो आता है आपका एप्रेजियल ऑफ द सलाइन एंड द सोडिक सोइल।
अप्रीचियल ऑफ द सलाइन एंड द सोडिक सोइल्स के अंदर क्या होता है कि हम इसमें देखेंगे कि सलाइन सोइल बन गई, बट हम सलाइन सोइल को आइडेंटिफाई कैसे करें। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा और हम पता लगा सकते हैं उन क्राइटेरिया के बेसिस पे कि वो सलाइन है, सोडिक है या एल्कली है। जैसे कि EC निकालना है, ESP निकालना है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज निकालना है, SER निकालना है, सोडियम अब्जॉर्प्शन रेशियो बेसिस में निकालना है, या फिर ऑस्मेटिक प्रेशर है। इस टाइप के कुछ पैरामीटर होते हैं जो कि सलाइन, एल्कली, सोडिक सोइल को कैरेक्टराइज करने के लिए अपन यूज में ले सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सलाइन सोइल। तो सलाइन सोइल को कैरेक्टराइज करने के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया, उसमें से सबसे पहला क्राइटेरिया आपका सोल्यूबल सोल्ट का कंसंट्रेशन। सोल्यूबल सोल्ट का कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमें ऑस्मेटिक प्रेशर निकालना पड़ेगा, यानी सोइल के अंदर जितने ज़्यादा सोल्ट होंगे उतना ही ज़्यादा आपका ऑस्मेटिक प्रेशर होगा, और ऑस्मेटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो प्लांट में क्या हो जाएगी, विल्टिंग आ जाएगी। तो अगर आपका सोइल है और उसमें सोल्ट का कंटेंट मोर देन 0.1% है, इसका मतलब वो आपकी प्लांट को इंजरी करेगा। ऑस्मेटिक प्रेशर को कैसे निकाला जा सकता है? आपका जो EC और जो आपका ऑस्मेटिक प्रेशर है उन दोनों का आपस में एक रिलेशनशिप है। अगर आपकी EC वैल्यू आपको दी हुई है और उस EC वैल्यू को आप क्या करो 0.36 से इंटू कर दो तो आपका ऑस्मेटिक प्रेशर आ जाएगा, और ऑस्मेटिक प्रेशर के बेसिस पे सलाइन सोइल को कैरेक्टराइज किया जा सकता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है सलाइन सोइल के लिए दैट इज EC कैसे निकालते हैं? EC मीटर से निकालते हैं और उसकी यूनिट होती है डेसीसाइमेंस पर मीटर। EC के क्राइटेरिया में EC की रेंज दी गई है लेस देन 2, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16 एंड मोर देन 60। लेस देन 2 में आप कोई भी क्रॉप लगा सकते हो, सेलेनिटी उसको अफेक्ट नहीं करेगी। 2 to 4 में आप क्रॉप की इल्ड ले सकते हो, बट कुछ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आपको करनी पड़ेंगी। 4 to 8 में इल्ड लेने के लिए आपको टॉलरेंट क्रॉप लगानी पड़ेंगी। 8 to 60 में स्ट्रॉन्गली जो टॉलरेंट क्रॉप है ओनली वो सर्वाइव करेंगी, बाकी कोई क्रॉप आपकी सर्वाइव नहीं करेगी। एंड मोर देन 60 पे वेरी टॉलरेंट क्रॉप ही आपका यूज किया जा सकता है, वरना वो भी सर्वाइव नहीं करेंगी मोर देन 16 EC पे। अगर मोर देन 4 आपका EC आता है तो वो सलाइन सोइल को इंडिकेट करता है। फिर एक चौथा पैरामीटर हम ले सकते हैं सोल्यूबल बोरोन कंसंट्रेशन। सोल्यूबल बोरोन का अगर कंसंट्रेशन हमें पता चल जाए तो उसके बेसिस पे भी हम सलाइन सोइल को कैरेक्टराइज कर सकते हैं। उसके लिए रेंज दे के रखिए 0.7, लेस देन 0.7, 0.7 से 1.5 एंड मोर देन 1.5। अगर आपका बोरोन का कंसंट्रेशन लेस देन 0.7 है तो आपका जो सोइल है वो सेफ है। 0.7 से 1.5 है तो वो मॉडरेटली सेफ है। अगर बोरोन का कंसंट्रेशन मोर देन 1.5 है तो उस टाइप की सोइल और उस टाइप का वाटर आपकी सोइल के लिए, आपकी क्रॉप के लिए अनसेफ होता है। एक आता है सोइल टेक्सचर। सोइल टेक्सचर में भी डिफरेंस है। जैसा मैंने पहले बताया कि मोर देन 0.1% अगर सोल्ट आपकी सोइल में है, लेकिन स्पेशली द सैंडी टेक्सचर में, तो आपकी प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करेगा। लेकिन वही कंसंट्रेशन अगर क्ले सोइल में है तो वो प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये टेक्सचर है। ये 4 क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे सलाइन सोइल को कैरेक्टराइज किया जा सकता है। फिर आता है आपका एल्कली सोइल। ये जो एल्कली सोइल्स हैं उनको कैसे कैरेक्टराइज करेंगे? एल्कली सोइल को कैरेक्टराइज करने के लिए हमें एक्सचेंजेबल सोडियम निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्सचेंजेबल सोडियम। एक्सचेंजेबल सोडियम का मतलब है कि आपकी जो क्ले है इस पे जो सोडियम है वो कितना एक्सचेंज हो सकता है, या तो वो क्ले के सरफेस पे आ जाए या फिर वहाँ से सॉल्यूशन में चला जाए, वही एक्सचेंजेबल कहलाता है। इसमें को निकालने के लिए, एक्सचेंजेबल सोडियम के लिए आपके पास जो टोटल सोडियम है उसमें से सोल्यूबल जो सोडियम है उसको माइनस कर देंगे तो एक्सचेंजेबल सोडियम आ जाएगा। अगर एक्सचेंजेबल सोडियम बढ़ता है तो आपकी सोइल का pH बढ़ेगा और उससे एल्कली सोइल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पैरामीटर है इसमें SAR, सोडियम अब्जॉर्प्शन रेशियो, यानी कि SAR वैल्यू। SAR वैल्यू निकालने के लिए ये है कि आपके पास जो सोडियम आयंस हैं उसका एक फॉर्मूला है सोडियम अब्जॉर्प्शन रेशियो का, कि सोडियम आयंस इज डिवाइडेड बाय अंडर रूट कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम डिवाइडेड बाय 2। इसे SAR रेशियो निकालेंगे। सोडियम अब्जॉर्प्शन रेशियो मतलब आपके क्ले के सरफेस पे कितने सोडियम आयंस आकर के अब्जॉर्ब हो सकते हैं उसका रेशियो निकालना। तो SAR की वैल्यू ली जाती है 13 की। अगर आपकी SAR वैल्यू मोर देन 13 आती है तो आपकी सोइल क्या कहलाएगी? सोडिक या एल्कली कहलाएगी। और एक्सचेंजेबल सोडियम की रेंज लेते हैं 15 से, अगर मोर देन 50 है तो आपकी सोइल एल्कली कहलाएगी। और इसी ESP को अपन SAR वैल्यू से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला ये रहेगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका कैसे आप मैनेज करोगे
सलाइन, एल्कली सोइल, सोडिक सोइल या सोल्ट अफेक्टेड सोइल को। तो इसका जो मैनेजमेंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।